हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। 24 घंटे नजर रखने वाली जेठानी। इतनी देर कैसे हो गई तुझे आने में नताशा? शाम के 7 बज रहे और तू तो मॉल से 4 बजे निकल गई थी। हैं? ये बात आपको कैसे पता भाभी कि मैं मॉल से 4 बजे निकल गई थी? इसका मतलब आप मुझ पर नजर रख रही थी? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैं मार्केट गई थी किसी काम से, तभी मैंने ऑटो से जाते वक्त तुझे मॉल से निकलते हुए देख लिया था। लेकिन उस मॉल का और हमारे घर का रास्ता इतनी दूरी पर तो नहीं है जो तुझे वहां से यहाँ आने में पूरे 3 घंटे लग गए। अरे इतनी देर में तो कोई दिल्ली से आगरा आ भी जाता है, और तू पंजाबी बाग से रोहिणी तक नहीं आ पाई। ओफो भाभी, वो बात यह है कि मॉल से निकलते ही मम्मी का फोन आ गया। वो बोल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, और आप तो जानती हैं मेरे पापा आर्मी से रिटायरमेंट होने में अभी 2 साल बाकी है, और मेरी बहन अभी देहरादून किसी फंक्शन में गई है। अच्छा ठीक है, अब सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जा और कपड़े बदल कर आ और किचन में मेरी हेल्प कर। हाँ बस अभी आई। कुछ देर बाद वो कपड़े बदल आई और अपनी जेठानी के साथ रसोई के काम में हाथ बटाने लगी। फिर खाना खाकर वो सबके सब सोने चले गए। लेकिन अगली सुबह ये देवरानी की बच्ची अभी तक सोकर नहीं उठी। लगता है कल ज्यादा ही थक गई है। जरूर कोई पार्टी शार्टी करके आई होगी अपनी सहेलियों के साथ, तभी तो अभी तक उसकी आंख नहीं खुली। सुबह के 7 बजे थे। घर की बड़ी बहू अंजलि सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। ये लो, ये महारानी अभी तक सो रही है। अरे सूरज सर पर चढ़ा है और घर की बहू अभी तक सो रही है। अपनी जेठानी की आवाज सुनकर नताशा बाहर आती है। उसके बाल अभी गीले थे, उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर मुस्कुराने की कोशिश थी। भाभी उठ गई थी, बस बाल बांध रही थी। क्यों बेकार में सुबह सुबह गर्म हो रही हो जेठानी जी? मैं हूँ ना, मैं सबके लिए अभी जाकर ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। सासू माँ को कम तेल, तेरे जेठ को थोड़ा ज्यादा मसाला और तेरे पति को पराठे कुरकुरे चाहिए। नताशा ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। अरे इतना दूध क्यों? क्या समझा है, होटल है क्या? भाभी बस आधा कप ही तो डाला। आधा कप? मुझे दिख रहा है कितना डाला है। उफ, मेरी जेठानी तो जैसे चलता फिरता कैमरा है, किस चीज को कितना डाल रही हो सब नजर रख। कुछ देर बाद नताशा सबके ऑफिस जाने के बाद तैयार होकर कहीं चली जाती है। हैं? ये देवरानी जी जीन्स टॉप पहनकर, आंखों में काला चश्मा लगाकर, बैग लेकर मैडम बनकर कहाँ चल दी? अंजलि ने झट से अपनी माँ को फोन किया। पता है माँ, ये देवरानी जी तो बड़ी चालाक है, पता नहीं कहाँ पर्स उठाकर निकल पड़ती है। अरे बेटी, तू गाँव की भोली भाली लड़की है और वो शहर की चालाक लड़की, उस पर नजर रखा कर। वो शहर की है और ये शहर की लड़कियां ना बड़ी ही तेज होती हैं। तुम ठीक कहती हो माँ। अच्छा अब फोन रखो, मैं जरा देख कर आऊँ मैडम कहाँ घूम रही है। अब अंजलि ने झट से उसका पीछा किया और कुछ देर बाद नताशा की सहेली मेघा के बाहर आई और वो दोनों शॉपिंग करने लगे, जहाँ उन्होंने कई साड़ियाँ खरीदी, जिसमें से 2 साड़ियाँ उसने खरीद ली। और शाम को जब वो घर आई, ये देखिए जेठानी जी, ये साड़ियाँ मैंने ली है। वो क्या है ना, काफी टाइम से ली नहीं थी, कहीं फंक्शन में आना जाना हो तो साड़ी नहीं होती। हाँ अच्छी है, लेकिन इस वाली में ग्रीन कलर लेती तो वो ज्यादा खिल रहा था तुम पर। ग्रीन कलर? लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने ग्रीन कलर की साड़ी भी देखी थी? अरे वो तो मैं सोच रही थी कि इसमें हरा कलर होता तो तुम पर कितना अच्छा लगता। ऐसा कहकर अंजलि वहाँ से चली गई और नताशा भी इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि की यही आदत थी कि वो हर पल अपनी देवरानी पर नजर रखती थी। ऐसे ही एक रोज जब दोनों देवरानी जेठानी हॉल में सबके साथ बैठी हुई थी, उस वक्त नताशा अपने मोबाइल फोन को स्क्रॉल करती है। तभी उसकी जेठानी उसके मोबाइल पर नजर रखती है। वो लगातार उसके फोन में झांके जा रही थी। क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ भी तो नहीं। कमाल है यार, इतनी नजर तो मेरी सास और मेरा पति मुझ पर नहीं रखता जितनी ये जेठानी रखती है। इन्होंने तो सच में मुझे दुखी कर दिया। इसका कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। अब वो अगले दिन इस बारे में अपने पति और जेठ से अकेले में बात करती है। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, फोन में क्या देख रही हूँ, रसोई में क्या कितना बना रही हूँ, कितना डाल रही हूँ। हर वक्त वो मुझ पर 24 घंटे नजर रखती हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। अब अगले दिन विवेक अपनी पत्नी अंजलि से, अंजलि हम दोनों को साथ में बाहर गए हुए बहुत दिन हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सब साथ में कोई मूवी देखने चलें, फिर साथ में बाहर डिनर करके घर आ जाएंगे। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ, नहीं तो लेट हो गया तो मेरा हाफ डे लग जाएगा, मैं दिन तक आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक रहेगा, दोनों साथ में मूवी चलेंगे। ऐसा कहकर विवेक काम पर चला जाता है। फिर सारे काम निपटाकर अंजलि भी तैयार होने अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी वो अपनी देवरानी को किसी से बात करते हुए सुन लेती है। हाँ डोंट वरी, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहीं मिलने आ जाऊंगी। कितने? 2 बजे शिप्रा कैफे? अच्छा ठीक है मैं आती हूँ। ओ तेरी की,
ये देवरानी जी की क्या ही कहानी चल रही है। इनकी फिल्म तो हॉल की फिल्म से भी अच्छी होगी। अब तो उस मूवी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये वाली मूवी होगी। आज तो इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। अंजलि अब अपनी देवरानी का पीछा करने की सोचती है और इसलिए अपने पति को फोन करके सर दर्द का बहाना लगाकर प्लान कैंसिल कर देती है। नहीं सच में विवेक, मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं नहीं आ पाऊंगी। आज का प्लान कैंसिल करके फिर किसी दिन चलेंगे। कुछ देर बाद नताशा तैयार होकर कमरे से बाहर आती है तो अंजलि उस पर नजर रखती है। फिर वो ऑटो लेकर कहीं चली जाती है। फिर अंजलि भी दूसरा ऑटो रुकवाती है। अब वो ऑटो लेकर उसके पीछे पीछे चल देती है। फिर कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां जाकर नताशा किसी के गले मिलती है और उसके साथ बैठ जाती है। अंजलि उस लड़के का चेहरा ठीक से देख नहीं पाती क्योंकि उस लड़के की पीठ उसकी तरफ थी। मैं जानती थी ये देवरानी जी बड़ी चालाक चीज है, इनका किसी न किसी से चक्कर चल रहा होगा। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ती है। ओह, तो ये है तुम्हारी असलियत देवरानी जी। मैं पहले से जानती थी कि तुम्हारा किसी के साथ। लेकिन तभी वो उस लड़के की तरफ देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसका देवर ही होता है। तभी उसकी सास और पति विवेक भी वहां आ जाते हैं। हद होती है किसी भी चीज की बड़ी बहू। हद होती है किसी भी चीज की। तुम अपनी देवरानी पर नजर रखती हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंजलि। सच कहूं तो मुझे तो तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने देवरानी पर नजर रखने की गलती की। मैं ना जाने क्या क्या सोचती रही और इन पर नजर रखती रही। मुझे माफ कर दो आप सब। अंजलि रोने लगती है। तब नताशा उसे चुप करवाती है और सबसे कहती है, आप सब इन्हें माफ कर दीजिए। अब वो सब अंजलि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद वो अपनी आदत सुधार लेती है और अब दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। रजनी और नैन्सी मनोहर लाल की दो बहुएं थीं। उन दोनों के ससुर मनोहर लाल बड़े ही खड़ूस थे। उनके कुछ नियम थे जो उन्हें मानने ही पड़ते थे। वो दोनों बहुएं अपने ससुर के नियम से दुखी हो गई थी। ससुर जी खुद तो सुबह 7 बजे से पहले उठ नहीं पाते, लेकिन चाहते कि बहुएं सुबह 4 बजे से ही उठकर खड़ी हो जाएं। बात 1 साल पहले की है। पत्नी के मरने के बाद उनको अपने दोनों बेटों मयंक और राहुल की चिंता सताने लगी और वो मन ही मन बोले, अब तो इन दोनों की शादी करनी होगी। अगर मुझे कुछ हो गया तो दोनों का क्या ही होगा। अब वो पंडित जी से इस बारे में बात करते हैं। आप तो जानते ही हैं पंडित जी, मेरे दोनों बेटे कितनी नेक दिल हैं। अब तो आप उन दोनों के लिए अच्छी सी लड़की देख लीजिए। तभी उनका दोस्त मदन वहां आता है। क्या चल रहा है मनोहर भाई? मनोहर जी अपने बेटों के लिए दुल्हन लाने की तैयारी में हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी घर में एक औरत होनी चाहिए, वरना घर चलाना मुश्किल होता है। लेकिन तू जानता है ना, आजकल बहू लाना किसी जंग के बराबर है। कोई अच्छी आ गई तब तो सही है, वरना किस्मत ही फूट जाती है। एकदम सही कहा। अरे मेरे बेटों में कोई कमी नहीं है, इतने तेज और माहिर हैं कि पूछो मत। सुबह ऑफिस चले जाते हैं और शाम को आकर साइड बिजनेस करते हैं। जो भी लड़की मेरे घर आएगी खुश रहेगी, एक जरा तकलीफ नहीं होगी उसे। काम ही क्या है, खाने का बस। दोनों बेटे मेरे दिन भर बाहर रहते हैं। एक मैं हूँ, वो भी बूढ़ा, मुश्किल से 2 ही रोटी खाता हूँ। पूरा दिन बहुएं फ्री ही रहेंगी। तब तो सही है, मेरी नजर में एक लड़की है, तुम कहो तो बात चलाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मुझे किसी भी चीज से कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो मैं आज ही जाकर बात करता हूँ। अरे एक लड़की मेरी नजर में भी है, मैं उससे भी बात करता हूँ। अब वो दोनों उन लड़कियों के घर वालों से बात करते हैं। अरे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बड़ा ही अच्छा घर है। 2 बेटे और एक बाप है, छोटा सा परिवार है, घर भी बड़ा अच्छा है। दोनों लड़की वाले ये बात मान लेते हैं। महीने भर बाद मयंक और राहुल की शादी धूमधाम से रजनी और नैन्सी से हो जाती है। दोनों बहुएं जैसे ही घर में आती हैं, वो दोनों उनसे कहते हैं, इस घर में वही होगा जो पापा कहेंगे। मम्मी के जाने के बाद बस पापा ही हैं। तुम दोनों को उनका ध्यान रखना होगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मुझे भी नहीं। फिर अगले दिन दोनों बहुएं सुबह 7 बजे उठती हैं। बहुओं को इतनी देर से उठता देख मनोहर कहते हैं, बताओ भला, सुबह के 7 बज रहे, अभी तक चाय का अता पता नहीं है। मयंक, राहुल, अरे कहाँ हो दोनों के दोनों? तुम दोनों ने अपनी बीवियों को बताया नहीं
कि इस घर में सुबह 4 बजे उठना होता है। ये क्या 7 बजे उठ रही है? कोई धर्मशाला है क्या? पापा वो आज बता देंगे, कल मौका नहीं मिला था ना। ठीक है, काम वाली आ गई है, अभी मैं उसी को बोल देता हूँ चाय और नाश्ते के लिए। लेकिन हाँ, आज अपनी पत्नियों को घर के सारे कायदे कानून समझा देना। पापा आज का वक्त दे दो, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे। कुछ देर बाद दोनों देवरानी जेठानी आती हैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। अरे ये इन तीनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या मालूम, हुआ होगा कुछ। अभी हम तो नई नई है, कुछ पूछना भी ठीक नहीं रहेगा। चाय नाश्ता करने के बाद मनोहर टहलने निकल जाता है। देखो तुम दोनों से एक बात कहनी है। एक्चुअली ना हमने गलती कर दी, कल ही दोनों को बता देना चाहिए था। क्या? अभी बताओ ना। वो तुम दोनों को कल सुबह 4 बजे उठना होगा। पापा जी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं और नहा धोकर खाते हैं खाना। वो तो आज कामवाली के हाथ से बनवा लिया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम नाश्ता बना देंगे टाइम पर, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 7 बजे नाश्ता करने के लिए हमें 4 बजे उठने की कोई जरूरत नहीं है। हम 6 बजे उठकर पापा जी के लिए खाना बना देंगे। वही ना, 1 घंटा इनफ है खाना बनाने के लिए। बात ऐसी है कि पापा जी को पसंद नहीं है कि बहुएं उनके सामने ही खाना बनाए। उनके मुताबिक उठने से पहले काम हो जाना चाहिए और आप दोनों को इसी तरीके से चलना होगा। अब वो दोनों ऑफिस चले जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है, सामने काम नहीं करना है? आखिरकार काम तो हम दोनों ही करेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, हम भी नाश्ता बनाकर सो जाएंगे। हाँ अब तो यही करना होगा। उधर दोनों भाई आपस में बात करने लगते हैं। ये लड़कियां तो हमें अच्छी मिल गई, एक ही बार में सुबह उठने को राजी हो गई। ये सब पापा के कारण हुआ है, उन्होंने तो इतना देख देख कर लड़की पसंद की है। रात को मयंक और राहुल लेट से आते हैं। घर आकर दोनों खाते पीते हैं और उनके कारण दोनों बहुओं को सोने में 12 बज जाते हैं। अगली सुबह दोनों 4 बजे के अलार्म की आवाज से उठ जाती हैं। उठते ही दोनों नहा धोकर खाना बनाने में लग जाती हैं। जिंदगी में कभी 4 बजे नहीं उठी हूँ। भगवान कभी ऐसे इंसान से शादी ना करवाए। मुझे तो लग रहा है ये शादी नहीं, मेरे जीवन की बहुत बड़ी भूल है। इससे अच्छा तो कवारी ठीक थी मैं। अब दोनों 4 बजे ही नाश्ता बनाकर रख लेती हैं। फिर 7 बजे सबके उठने पर सबको चाय नाश्ता देती हैं। खाना अच्छा बना है, इसी तरह तुम दोनों सुबह उठ जाना। चलो मैं टहलने जा रहा हूँ। दोपहर का खाना मेरे आने के पहले बन जाना चाहिए। बाकी पूरा दिन तुम्हें जो करना है करो, जो खाना है खाओ। जी पापा जी। ससुर टहलने चले जाते हैं। अब मुझसे और नहीं रहा जाएगा, बहुत तेज नींद आ रही है। हाँ मुझे भी। थोड़ी देर सो जाते हैं ना, फिर पापा जी के आने से पहले दिन का खाना भी तो बनाना है। वो दोनों लेटती ही हैं कि कुछ ही देर में मयंक का फोन आ जाता है। हेलो रजनी, स्टाफ अभी घर आ रहा है। देखो बगल वाले कमरे में कुछ सामान पड़ा होगा, वो दे देना। ठीक है। यहाँ तो आदमी 2 मिनट भी आराम नहीं कर सकता। कि कैसी किस्मत है मेरी, सुबह 4 बजे उठकर रसोई बनाओ। अब वो तकरीबन 1 घंटा इंतजार करती है। उसके बाद जाकर स्टाफ आता है। तब तक रजनी और नैन्सी की नींद उड़ जाती है। स्टाफ को सामान देकर दोनों दिन की रसोई में लग जाती हैं। थकावट हो रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन ऐसी किस्मत कहाँ कि खाना बनाकर सो जाऊंगी। दोनों खाना बनाकर अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। जैसे ही नैन्सी सोती है, राहुल का फोन आता है। यार अभी सो रही हो, ये कोई टाइम है सोने का? उठ जाओ, पापा आते होंगे, तुम्हें सोया हुआ देखकर गुस्सा करेंगे। अरे पापा जी 4 बजे आएंगे, उससे पहले नहीं। अभी तो सोने दो मुझे, वरना मैं पागल हो जाऊंगी नींद से। अरे कोई सोना नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ। तू मेरा और भैया का टिफिन पैक कर दे, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। वो उसी वक्त रसोई में खाना पैक करने चली जाती है। आदमी सोई तो सोई कैसे, किस्मत ही फूटी है मेरी। अब नैन्सी खाना पैक करके बैठी रहती है और राहुल 4 बजे आता है। उसी वक्त मनोहर भी आता है। राहुल को देखकर नैन्सी कहती है, जब 4 बजे ही आना था तो मुझे 2 बजे से क्यों उठा रखा है? कि कोई बात नहीं हुई? अरे तो क्या हो गया, अब लाओ हमारा टिफिन दो। रजनी भी अपने कमरे से ससुर की आवाज सुनकर बाहर आती है। बहू रात में खाना नहीं खाऊंगा, मेरा खाना मत बनाना। जी पापा जी। ससुर के कमरे में जाने के बाद दोनों बहुएं आपस में कहती हैं, भाभी अच्छा हुआ आज खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। उनकी किस्मत फूटी थी। बेचारी 4 बजे उठती और दोनों 1 मिनट भी नहीं सो पाती। कुछ दिन बाद गांव से बुआ जी आती हैं। वो उन दोनों बहुओं के हालचाल देख रही थी। एक रोज मनोहर का जन्मदिन था। दोनों बहुओं ने सुबह से सब तैयारी की थी। केक काटने के समय जब सब बहुओं को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि दोनों रसोई में फर्श पर सो रही हैं। ये देख बुआ को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा आता है। ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने सुबह 4 बजे उठने की प्रथा अभी तक कायम रखी है ना।
अरे जमाने के साथ बदल भाई, नहीं तो एक दिन अपनी दोनों बहुओं को खो देगा। अब मनोहर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस दिन के बाद उन्हें कभी जल्दी उठने के लिए नहीं बोलता।